नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 69वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में शुरू की 6 परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। भारत सरकार का जल जीवन मिशन भारत के गांव में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। नमामि गंगे मिशन भी जल जीवन मिशन का ही एक हिस्सा है। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र से गंगा नदी में लगभग 80% अपशिष्ट जल बहाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगा मिशन न सिर्फ गंगा की सफाई तक सीमित है, ये देश का सबसे बड़ा नदी संरक्षण कार्यक्रम भी है। गंगा जल में गंदा पानी रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जाल बिछाया जा रहा है। गंगा के किनारे बसे 100 शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है। नमामि मिशन योजना के तहत कई प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और कई पर काम भी चल रहा है। नंबर 2, नमामि गंगे परियोजना। यह योजना केंद्र सरकार की है, जिसे साल 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में जो नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं वे सभी अत्याधुनिक हैं। इनके जरिए सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट के रूप में बदला जाएगा। नंबर 3, चीन में अब ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा। ब्यूबोनिक प्लेग एक अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी है जो ज़्यादातर रोडेंट्स से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। चीन में कोरोना वायरस के बाद अब ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया है। इससे देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आपातकाल लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक 3 साल का बच्चा प्लेग की चपेट में आ गया है। यह बच्चा चीन के यूनान प्रांत में मेघाई काउंटी का रहने वाला है। चीन में 21 सितंबर को प्लेग के फैलने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद चीनी प्रशासन ने इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया है। प्रशासन की कोशिश है कि कोरोना वायरस की तरह एक और महामारी ना फैले, इसके लिए यह आपातकाल घोषित किया गया है। इससे पहले यूनान प्रांत में ही प्लेग से संक्रमित 3 मरे हुए चूहे मिले थे। अगस्त महीने में उत्तरी मंगोलिया में प्लेग फैलने का मामला सामने आया था। नंबर 4, ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग एक अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी है जो ज़्यादातर रोडेंट से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह बीमारी बैक्टीरिया येसेर्निया पेस्टिस के कारण होती है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जूनोटिक जीवाणु होते हैं। इसमें रोग के लक्षण 1 से 7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यह बीमारी आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलती है, जो चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे संक्रमित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करता है। WHO के मुताबिक ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षणों में अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर और शरीर में दर्द और कमजोरी होना, उल्टी और मतली जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके कारण शरीर में एक या कई जगहों पर सूजन भी आ सकती है। मध्य युग में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इसने यूरोप की आधी से अधिक आबादी का सफाया कर दिया था। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता के साथ बीमारी का अब काफ़ी हद तक इलाज मुमकिन है। इस बीमारी ने पहले भी पूरी दुनिया में लाखों को मारा है। इस जानलेवा बीमारी का दुनिया में 3 बार हमला हो चुका है। यह बीमारी पहली बार 5 करोड़, दूसरी बार पूरे यूरोप की 1/3 आबादी और तीसरी बार 80,000 लोगों की जान ले चुकी है। इस बीमारी को ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहा जाता है। विश्व भर में ब्यूबोनिक प्लेग के साल 2010 से साल 2015 के बीच लगभग 3,248 मामले सामने आए थे, जिनमें से 584 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सालों में ज़्यादातर मामले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर और पेरू में आए थे। इससे पहले साल 1970 से लेकर साल 1980 तक इस बीमारी को चीन, भारत, रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों में पाया जाता था। मध्य युग के बाद ब्यूबोनिक प्लेग का दूसरा हमला दुनिया पर सन 1347 में हुआ था। तब इसे नाम दिया गया था ब्लैक डेथ।
इस दौरान इसने यूरोप की 1/3 आबादी को ख़त्म कर दिया था। ब्यूबोनिक प्लेग का तीसरा हमला दुनिया पर 1894 के आसपास हुआ था। तब इसने लगभग 80,000 लोगों को मारा था। इसका ज़्यादातर असर हांगकांग के आसपास देखने को मिला था। भारत में साल 1994 में 5 राज्यों में ब्यूबोनिक प्लेग के करीब 700 केस सामने आए थे। नंबर 5, रक्षा मंत्रालय ने 2290 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी। रक्षा खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च समिति रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को 2290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें अमेरिका से लगभग 72,000 सिक्स और असॉल्ट राइफल की खरीद शामिल है। रक्षा मंत्रालय चीन के साथ LAC पे बढ़ते तनाव के बीच लगातार बड़े फैसले ले रहा है। रक्षा खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च समिति रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार DAC ने जिन उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है उनमें राइफलों के अलावा वायुसेना एवं नौसेना के करीब 970 करोड़ रुपए के एंटी एयर फील्ड वेपन प्रणाली शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा कंपनियों का सशक्तिकरण किया जाएगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के प्लान के अनुरूप होगा। इसका मुख्य लक्ष्य भारत को रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य साजो सामान को किराए पर लेने का विकल्प खोल दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज से लेकर युद्धक साजो सामान को देश विदेश में कहीं से भी अनुबंध पर लेने का रास्ता खुल गया है। रक्षा मंत्री के अनुसार रक्षा क्षेत्र की हाल ही में घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई नीति के मद्देनज़र DAP 2020 में घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया है। रक्षा खरीद की नई प्रक्रिया 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। सीमित संसाधनों की चुनौती के बीच देश की रक्षा और सैन्य साजो सामान की भारी ज़रूरतों को देखते हुए अनुबंध के विकल्प को खरीद प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से समझौता किए बिना पूंजीगत खर्चे में कमी लाने के मकसद से हथियारों और सैन्य साजो सामान को लीज पर लिया जा सकेगा। अभी केवल रूस से नौसैनिक पनडुब्बी लीज पर लिए जाने के अपवाद के अलावा यह विकल्प उपस्थित नहीं था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? आपके ऑप्शन है 42वें संशोधन ने, 34वें ने, 57वें ने या 100वें ने। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।